हैव ए नाइस डे। आज आपको फाइलोजेनेटिक्स की श्रृंखला में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया। इससे पहले ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स पढ़ चुके हैं। टॉपिक टिपिकल फाइलोजेनेटिक्स है। ये जंतुओं के समूह की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में वर्णन किया जा रहा है। अब उसमें से दिए गए कुछ सिद्धांत डिस्कार्डेड कर दिए गए और कुछ सिद्धांत मान्य हैं। माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, नाउ I am going to start origin of amphibia. At the end of the Devonian period, पेलियोजोइक पेरा के अंदर पाए जाने वाला फोर्थ पीरियड जो था वो डेवोनियन पीरियड था। Some of the crossopterygian species came out on the land. कुछ जो जल में पाए जाने वाली मछलियां थी वो डेवोनियन पीरियड के अंदर जल से बाहर स्थल पर आई। क्रॉसऑप्टेरिजियंस क्या है? एक्टिनोप्टेरिजी के अंदर दो सब क्लासेस बताई थी मैंने। एक तरफ डिप्नोई जो आपको पहले पढ़ा चुका हूं, लंग फिशेज होती हैं, फुफ्फुस मछलियां होती हैं और तीन ही मछलियां रिप्रेजेंट कर रही हैं वर्तमान में। और दूसरा ग्रुप था क्रॉसऑप्टेरिजी यानी झालरदार फिन्स वाले जंतु क्रॉसऑप्टेरिजियंस कहते हैं, क्रॉसऑप्टेरिजियंस कहलाते हैं। तो क्रॉसऑप्टेरिजियंस फिशेज केम आउट ऑन द लैंड, जल से कहां पर आई? डेवोनियन पीरियड के अंदर स्थल पर आई। फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ द वर्टिब्रेट्स वर इन्वेडिंग, इन्वेडिंग का मतलब घुसना या उनमें प्रकट होना, इन ए न्यू इन्वायरमेंट, नए वातावरण के अंदर। जलीय वातावरण से स्थलीय वातावरण के अंदर इन्होंने घुसपैठ की यानी इन्वेड्स हुए। वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी वन इन विच दे हैड लिव्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर। देखो, लाखों वर्षों तक जल में रहने के उपरांत ये स्थल पर आए थे, बहुत मुश्किल से। वेरी डिफरेंट, लेकिन वातावरण दोनों का भिन्न। एक तरफ जल, दूसरी तरफ स्थल, यानी जल से ये एक्वेटिक नेचर से टेरेस्ट्रियल नेचर में आए। नेक्स्ट पॉइंट ले रहा हूं, किसके कारण से ये क्रॉसऑप्टेरिजियंस फिशेज थी ये पानी से बाहर आई, आउट ऑफ द वाटर आई। फैक्टर्स दैट लीड एडवर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस है लेड, यानी अगुवाई करना। इन कारकों ने अगुवाई की द क्रॉसऑप्टेरिजियंस आउट ऑफ द वाटर। कैसे क्रॉसऑप्टेरिजियंस फिशेज जो थी वो पानी से बाहर आई? फर्स्ट पॉइंट है एक्सेसिव ड्रॉट। भरपूर मात्रा में जल के अंदर था तो वहां भरपूर मात्रा में जल उपस्थित था, जंतु जलीय थे। लेकिन वहां अगर पानी की मात्रा में स्केर्सिटी हुई, न्यूनता हुई, तो ये धीरे धीरे लैंड की तरफ गमन करने लगी। प्रोफेसर A.S. रोमर बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट एंड जूलॉजिस्ट एंड टैक्सोनॉमिस्ट था। ये हैज सजेस्टेड इट वाज पैराडॉक्सिकली ए डिजायर। उन्होंने क्या सजेस्ट किया था? It was paradoxically a desire for more water that brought about the first excursions of क्रॉसऑप्टेरिजियंस away from their river and lake environments। यानी कि प्रोफेसर A.S. रोमर ने यह सुझाव दिया था, लेकिन यह भी एक विडंबना या विरोधाभास है। उनकी मंशा क्या बता रही है कि ये पहले
क्रॉसोप्टेरिजियन जंतु ऐसे हैं जिन्होंने स्थल के ऊपर जल से बाहर आने यानी भ्रमण या सैर करने के लिए, एक्सकर्शन का मतलब होता है भ्रमण करना या सैर, अवे फ्रॉम देयर रिवर एंड लेक इन्वायरमेंट, किससे बाहर, रिवर और लेक वातावरण से। अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया, According to this idea, some of the late Devonian Crossopterygians, डेवोनियन के अंतिम काल के अंदर पाए जाने वाले क्रॉसोप्टेरिजियन फिशेज may have been forced by excessive drought, डेवोनियन के अंतिम काल के अंदर सबसे ज्यादा इनके ऊपर विपरीत प्रभाव किसका पड़ा, सूखापन का पड़ा। टू सिक, सिक का मतलब है तलाश करना। अब उन्होंने नए वातावरण की तलाश की, क्या, न्यू फ्रेश वाटर पूल्स और स्ट्रीम्स इन विच दे कुड कंटिन्यू टू लाइव, उन्होंने ऐसे कोई स्वच्छ जले वाले पूल या स्ट्रीम्स की खोज की जहां पर ये नियमित रूप से या कंटिन्यूली जीवित रह सकें। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आ रहा है सर्च फॉर फूड। ये बहुत ही एक मोटिवेशनल फोर्स था, मोटिवेटिंग फोर्स था, क्योंकि जंतु कहाँ से कहाँ आया है, जल से स्थल पे आया है, भोजन कहाँ से मिलेगा, तो भोजन की तलाश के लिए बिंदु लिखा है सर्च फॉर फूड, परहैप्स द सर्च फॉर फूड अपॉन द लैंड मे हैव बीन, स्थल के ऊपर भोजन को प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किया जाए। जब जंतु जलीय थे, यानी ये मछलियां जब जल में उपस्थित थी, तो जल में पाए जाने वाले छोटे छोटे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो भोज्य पदार्थों के रूप में ये ग्रहण कर लेती थी मछलियां। मैं यहां पे जब स्थल पे आई तो दे हैव बीन ए मच ऑफ ए मोटिवेटिंग फोर्स इन इंक्रीजिंग वाइडर एक्सकर्शन अवे फ्रॉम द वाटर, बाहर जल से बाहर जब स्थल पे आई तब इनके ऊपर यानी भ्रमण किया इन्होंने, तब इनके लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर हुआ फूड कैप्चरिंग, यानी भोजन को प्राप्त कैसे किया जाए। सर्च ऑफ द फूड, इन्होंने सर्च भोजन कहाँ से प्राप्त किया, फिर फ्रेश बॉडीज ऑफ वाटर, स्थल पे पाए जाने वाले कोई फ्रेश बॉडीज जैसे तालाब होते हैं, झरने होते हैं, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स, इनकी तलाश की, वहाँ पे इनको भोजन मिला। सर्च फॉर फूड, ये स्थल पे आने के बाद में भी जो टेरेस्ट्रियल क्षेत्र के अंदर बीच बीच में जो हेड या पायतान बोलते हैं जिसको, जिसके अंदर पानी पाया जाता है, या पॉन्ड तालाब बोलते हैं, इनकी तलाश की। नेक्स्ट आ रहा है प्रॉब्लम्स ऑफ लिविंग ऑन लैंड, क्या क्या समस्याएं आई स्थल पे रहने के लिए। द न्यू प्रॉब्लम फेसिंग द फर्स्ट लैंड लिविंग एम्फीबियंस वर फॉलोइंग्स, यानी एम्फीबियंस जो जल से स्थल पर आए तब इनके लिए क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई। पहला पॉइंट ले रहे हैं रेस्पिरेशन। मैंने यहाँ क्रॉसोप्टेरिजियंस का यहाँ जिक्र क्यों किया है, यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि एम्फीबियंस के एंसेस्टर कौन रहे होंगे, जल में पाए जाने वाले क्रॉसोप्टेरिजियंस जैसे फिशेज रहे हुए होंगे, इसलिए वहाँ क्रॉसोप्टेरिजियंस का जिक्र आया है। नेक्स्ट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन आपको पता है जब एक्वेटिक नेचर में था ये जंतु थे तब तो गिल्स के द्वारा श्वसन हो रहा था, लेकिन यहाँ स्थल पे आने के बाद में इनके अंदर डेवलप ए न्यू स्ट्रक्चर दैट इज लंग्स, यहाँ नए विकसित हुए। यहाँ पे इनको श्वसन के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा और अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए लंग्स की यहाँ उत्पत्ति होती है।
One of the important problems with which the early amphibians had to contend was breathing or respiration. सबसे ज्यादा एम्फीबियंस के लिए मुकाबला करने वाला, संघर्ष करने वाली चीज जो थी वो थी श्वसन, ब्रीदिंग बोलते हैं या रेस्पिरेशन बोलते हैं. द फिश ऑर्डिनरली ऑब्टेन्स इट ऑक्सीजन फॉर द वाटर मीन्स ऑफ गिल्स. जो मछलियां थी वो तो वाटर के अंदर गिल्स के द्वारा श्वसन करती थी. वेयर एज द लैंड लिविंग वर्टिब्रेट्स, लेकिन स्थल पे रहने वाले वर्टिब्रेट या पृष्ठवंशी या एम्फीबियंस जो थे, सेक्योर्स, अपने आप को सुरक्षित कैसे किया? ऑक्सीजन फ्रॉम एयर बाय मीन्स ऑफ लंग, वायु से श्वसन, हवा प्राप्त की, ऑक्सीजन प्राप्त की, क्या डेवलप करके? लंग्स डेवलप करके. हैंस व्हेन द क्रॉस ऑफ टेरिजियंस फिशेज केम आउट ऑफ द वाटर, लंग्स डेवलप्ड. जब क्रॉस ऑफ टेरिजियंस जंतु जल से बाहर आए तो इनके अंदर लंग्स डेवलप हो गए, पल्मोनरी रेस्पिरेशन स्टार्ट हो गया, यानी फुफ्फुसीय श्वसन प्रारंभ हो गया. एम्फीबियंस यूज लंग्स फॉर रेस्पिरेशन अल्दो, यद्यपि इन देयर यंग्स, आपको पता है एम्फीबियन के अंदर पाए जाने वाला जो लार्वा होता है उसको टेडपोल लार्वा बोलते हैं. यंग या लार्वल स्टेजेज दे कंटिन्यू टू ब्रीथ बाय मीन्स ऑफ गिल्स. इनके लार्वा के अंदर आपको पता है गिल्स पाए जाते हैं, जिनके द्वारा ये एम्फीबियंस के जो लार्वा थे वो फिर भी जलीय श्वसन गिल्स के द्वारा करते थे. एक्वेटिक इन नेचर होते हैं इनके, ये एक्वेटिक इन नेचर होता है इनका जो लार्वा जो होता है. सेकंड पॉइंट आ रहा है डेसिकेशन. डेसिकेशन का मतलब है शुष्कन, ड्राई अप, यानी पानी में था तब तो मॉइस्ट, नमी थी, बॉडी चिकनी बनी रहती थी, यहां पे आकर के देखा तो बॉडी ड्राई हो गई, क्योंकि स्केर्सिटी ऑफ वाटर यानी जल की न्यूनता के कारण से ये एक नई समस्या खड़ी हो गई. जो जंतु जल से थल पर आए, जो एक्वेटिक नेचर से या एक्वेटिक हैबिटेट से टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आए. अनदर प्रॉब्लम टू कन्फ्रंट द फर्स्ट लैंड लिविंग वर्टिब्रेट्स वाज डेसिकेशन और ड्राइंग अप. और इनके सामने संघर्ष करने के लिए, सामना करने के लिए, यानी कन्फ्रंट यानी सामना या मुकाबला करने के लिए जो स्थलीय जंतु सबसे पहले आए थे, उनके लिए क्या समस्या उत्पन्न हो गई? डेसिकेशन की, यानी शुष्कन की, ड्राइंग अप. दिस इज नो प्रॉब्लम टू द फिश. ये मछलियों के लिए कोई प्रॉब्लम, समस्या नहीं थी. विच इज कंटिन्यूली बाथ बाय द लिक्विड इन विच इट लिव्स. जो सदैव पानी के द्वारा बाथ यानी स्नान करती थी. बट टू द लैंड लिविंग एनिमल्स इट इज ए क्रूशियल एंड फ्रिक्वेंटली ए सीवियर प्रॉब्लम. लेकिन लैंड लिविंग जो एनिमल्स जो थे, इनके लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण और गंभीर समस्या जो बार बार आई, फ्रिक्वेंट, क्रूशियल यानी गंभीर या महत्वपूर्ण, फ्रिक्वेंटली यानी बार बार, सीवियर माने गंभीर समस्या पैदा हो गई. द फर्स्ट एम्फीबियंस देयरफॉर वर फेस्ड with the necessity of retaining their body fluids when they were no longer immersed in the water. लंबे समय तक जो फर्स्ट एम्फीबियंस जो थे उन्होंने संघर्ष किया और अपने आप में शरीर के अंदर बॉडी फ्लूइड ऐसा रिटेन कर लिया. They were no longer immersed in the water. लंबे समय तक वो फिर वापिस इमर्स्ड यानी जल के द्वारा मग्न या अब्जॉर्ब्ड, जल को अब्जॉर्ब करने में
ये असमर्थ हो गए थे। When they were no longer immersed in the water, लंबे समय तक ये जल से बाहर रहने के कारण से। It is next probable it is probable that earliest amphibians such as the एक यहां उदाहरण दे रहा हूं अर्लीस्ट एम्फीबियंस का एक ग्रुप का जो मछलियों जैसे थे इक्थियोस्टेजिड्स। इनका स्वभाव कैसा था? इक्थियोलॉजी मत्स्य विज्ञान को बोलते हैं द स्टडी ऑफ फिशेज। इक्थिस का मतलब फिश। इक्थियोस्टेजिड्स नेवर वेंचर्ड वेरी फार अवे फ्रॉम वाटर। नेवर वेंचर्ड वेरी फार अवे फ्रॉम वाटर। वेंचर्ड का मतलब है जोखिम उठाना, यानी इन्होंने ये जोखिम उठाने का प्रयास नहीं करना चाहते थे कि जल से स्थल पे जाएंगे तो अपने साथ क्या प्रतिकूल परिस्थितियां अनफेवरेबल कंडीशंस मिलेगी। लेकिन जल जब सूख ही गया तो इनके लिए जाना जरूरी हो गया। कहां? जल से थल पर। नेवर वेंचर्ड इक्थियोस्टेजिड्स की बात कर रहा हूं। वेरी फार अवे फ्रॉम दी वाटर, पानी से बाहर रहने के लिए ये चाहते नहीं थे, लेकिन जब स्केर्सिटी आ गई तो इनके लिए एक मुसीबत सी बनेगी। रिटर्न फ्रिक्वेंटली टू स्ट्रीम्स एंड लेक्स, लेकिन फिर भी बार बार ये कहाँ जाते हैं? लेक्स और स्ट्रीम्स, झरनों में या लेक्स के अंदर, झीलों में। हैंस दे डेवलप्ड इंटेगुमेंट और बॉडी कवरिंग। अब इन्होंने शरीर के चारों तरफ धीरे धीरे एक मोटी इंटेगुमेंट का, एक बाह्य आवरण का, कठोर आवरण का निर्माण, या अपनी बॉडी से, अपनी बॉडी में पाई जाने वाली जो एपिडर्मिस या डर्मिस जो लेयर होती है, उन्होंने बॉडी के चारों तरफ एक सुरक्षात्मक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना ली। उस प्रोटेक्टिव कवरिंग के कारण से इवापोरेशन ऑफ वाटर, यानी जल का निष्कासन या वाष्पोत्सर्जन जिसको बोलते हैं, इवापोरेशन यानी बूंद बूंद शरीर से बाहर निकले, तो वो निकलने से बंद हो गई। एक इंटेगुमेंट डेवलप हो गई या बॉडी कवरिंग डेवलप हो गई, जिसको प्रोटेक्ट कर दिया देम अगेंस्ट द ड्राइंग इफेक्ट ऑफ द एयर। जो ड्राइंग एरिया के अंदर एयर में शोषण करने के लिए और एयर में या लैंड पे रहने के लिए इनको समर्थवान बना दिया। एज द एम्फीबियंस इवॉल्व्ड, जैसे ही एम्फीबियंस का उद विकास हुआ, स्पेशली ड्यूरिंग द पर्मियन पीरियड। पर्मियन पीरियड द लास्ट 6th पीरियड ऑफ द पैलियोजोइक एरा। पैलियोजोइक एरा बहुत लंबे समय तक चला था। 6 पीरियड्स बताए हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल में। मैंने आपको वीडियो के सेकंड पार्ट में बता दिया था। दे डेवलप्ड टफ स्किन। पर्मियन पीरियड के अंदर, यानी पैलियोजोइक एरा के पर्मियन पीरियड के अंदर शरीर के चारों तरफ टफ, कठोर स्किन, फ्रिक्वेंटली अंडरलेन बाई। अंडरलेन का मतलब होता है के द्वारा रेखांकित या घिरे हुए, बाई ओसाइकल्स या बोनी पैलेट्स, यानी ओसाइकल्स भी अस्थिकाएं होते हैं, बोनी लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, या बोनी पैलेट्स या अस्थिल प्लेटों द्वारा बॉडी को सुरक्षित कर लिया गया, जिसके कारण से इनको डेसिकेशन न होने में सहायता करती हैं ये संरचनाएं। एज द आउटर कवरिंग बिकेम इंक्रीजिंगली, जैसे धीरे धीरे आउटर बॉडी कवरिंग पतली थी, मोटी होती गई, थिकनिंग बढ़ती गई। एफिशिएंट फॉर प्रिवेंटिंग इवेपोरेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, इनको
एफिशिएंट बना दिया फॉर प्रिवेंटिंग, किस से बचने के लिए, इवापोरेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, बॉडी के अंदर पाए जाने वाला जो फ्लूइड था उसका इवापोरेशन होने से रोक दिया, एंड सर्वड एज ए टफ कोट दैट शील्डेड द एनिमल फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट। अब शरीर चारों ओर से मोटे अध्यावरण द्वारा सुरक्षित हो गया है। द एम्फीबियन बिकेम इंक्रीजिंगली इंडिपेंडेंट ऑफ द वाटर। अब एम्फीबियंस जल में रहने के लिए स्वतंत्र हो गए हैं। मोर एबल टू स्पेंड मच ऑफ देयर लाइफ या मच ऑफ देयर टाइम ऑन द लैंड। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा समय स्थल के ऊपर या लैंड के ऊपर व्यतीत करने के लिए अनुकूलित हो गई। थर्ड पॉइंट आ रहा है ग्रेविटी, या जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। ये कोई ज़्यादा इतना महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं हुआ है, नहीं रहा है, क्योंकि पृथ्वी अपने तरफ खींचती है, जंतु को अपने तरफ खींचती है। ये ग्रेविशनल फोर्स है। लेकिन उससे ऊपर उठने के लिए इन्होंने क्या विकसित कर ली? पेक्टोरल और पेल्विक गडल विकसित कर ली, और फोरलिम्स और हैंडलिम्स विकसित कर ली। ये टेट्रापोड्स होते हैं, चतुष्पादी होते हैं, यानी अग्रपाद और पश्चपाद उत्पन्न कर लिए, साथ में मजबूत स्टॉट, पेक्टोरल आगे वाली, पेल्विक पीछे वाली गडल्स उत्पन्न करने के कारण से ये लिफ्ट अप हो गए, यानी शरीर को ऊपर उठाया, स्थल से ऊपर उठाया। जबकि मछलियों में ऐसा कोई लक्षण नहीं पाया जाता जिसमें टेट्रापोड्स पाए जाते हैं। उनमें तो सिर्फ स्विमिंग ऑर्गन्स, पेयर्ड और अनपेयर्ड फिन्स होते हैं। यहाँ देखिए ग्रेविटी में निचोड़ या निष्कर्ष मैंने बता दिया है, इसी के बारे में वर्णन करेगा। एन एनिमल लिविंग ऑन द लैंड, ग्रेविटी इज ए पावरफुल फैक्टर। जो स्थल पर रहने वाले जंतु जो है उनके लिए गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो एक बहुत ही पावरफुल कारक के रूप में कार्य कर रहा है, इन्फ्लुएंसिंग मच ऑफ द स्ट्रक्चर एंड लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल। इनकी संरचना में भी, इनके जीवन में भी। वेयर एज टू द फिश ग्रेविटी इज ऑफ लेसर कॉन्सिक्वेंस। जबकि ये ग्रेविटी का जो फोर्स जा था, या गुरुत्वाकर्षण जो फोर्स मछलियों के अंदर था, वो इतना नहीं था। सिंस द फिश इज सपोर्टेड बाई द डेंस वाटर इन विच इट मेक्स इट्स होम। सघन जल के अंदर भी आसानी से अपना घर बना करके रहती थी। द फर्स्ट एम्फीबियंस हैड टू कंटेंड, मुकाबला किया, इंक्रीज्ड इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण के विपरीत इन्होंने संघर्ष करके डेवलप किए हैं। क्या? स्ट्रॉन्ग बैकबोन एंड स्ट्रॉन्ग लिम्स। एक मजबूत रीढ़ की हड्डी, बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम, और स्ट्रॉन्ग लिम्स, मजबूत इन्होंने अग्रपाद और पश्चपाद विकसित कर लिए। विच स्टैंड देयर बॉडी ऑन लैंड अगेंस्ट ग्रेविटी, यानी ये गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत या ग्रेविटी के विपरीत अपनी बॉडी को स्थल से ऊपर उठाने में अब ये सक्षम हो गए हैं। फोर्थ पॉइंट आ रहा है लोकोमोशन। इन अर्ली टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट हैज टू मूव ऑन लैंड, इट मस्ट डेवलप लिम्स एंड गडल्स। जो प्रारंभिक टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट या स्थलीय वर्टिब्रेट्स थे, जो एम्फीबिया आपको पता है टेट्रापोडा में आता है, टेट्रापोडा की क्लास है एम्फीबिया, और टेट्रापोडा किस में है? वर्टिब्रेटा में है। हैज टू मूव ऑन लैंड, इट मस्ट, स्थल पे रहने के लिए या लैंड पे रहने के लिए, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में रहने के लिए इन्होंने लिम्स और गर्डल्स विकसित कर ली। दे सर्वड नॉट ओनली टू होल्ड अप द बॉडी, ये सिर्फ बॉडी को होल्ड अप करने में ही, बॉडी को एक जगह स्थिर या आगे बढ़ने या पीछे बढ़ने में, मुड़ने में, दाएं तरफ बाएं तरफ किधर भी, यानी चलन में ही नहीं, इन काउंटर एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के विपरीत भी ये चलने में, दौड़ने में, उछलने में सक्षम हुए।
बट आल्सो टू प्रोपेल द एनिमल अक्रॉस द लैंड। इसलिए धीरे धीरे ये लैंड के ऊपर आगे की ओर बढ़ते गए। इन द फिश लोकोमोशन वाज इफेक्टेड प्राइमरली बाय द बॉडी एंड टेल। मछलियों के अंदर या चाहे क्रॉसोप्टेरिजियंस हो, किसके द्वारा हो रहा था लोकोमोशन? लोकोमोशन की परिभाषा है ऑब्टेनिंग ऑफ द फूड, द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग ऑफ फूड। भोजन को प्राप्त करने के लिए कोई अगर अटेम्प्ट किया जाता है, प्रयास किया जाता है, तो वो लोकोमोशन या चलन कहलाता है। किसके द्वारा हो रहा था? बॉडी एंड टेल एंड पेयर्ड फिन्स वर यूज्ड फॉर बैलेंसिंग फंक्शंस। पेयर्ड फिन्स, पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स, टेल चाहे होमोसर्कल हो, चाहे इसमें होमोसर्कल टेल थी, और बॉडी लोकोमोशन में ये प्रारंभिक रूप से सहायता करती थी। वेयर इज इन द अर्ली लैंड लिविंग वर्टिब्रेट्स द टेल वाज एंटीन्यूटेड। एंटीन्यूटेड यानी एंटीन्यूएशन का मतलब है क्षीण, कमजोर। टू बिकम द सम डिग्री ए बैलेंसिंग ऑर्गन। टेल वाज एंटीन्यूड टू बिकम इन सम डिग्री ए बैलेंसिंग ऑर्गन। टेल जो है ये कमजोर या क्षीण रूप में बदल गई, कमजोर, दुर्बल, वीक बन गई, लेकिन फिर भी ये संतुलन अंग की तरह, बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह कार्य करती है। एंड द पेयर्ड अपेंडेजेस, अग्रपाद और पश्चपाद, बिकेम द चिफ लोकोमोटर ऑर्गन्स। ये चलन के लिए अग्रपाद और पश्चपाद सहायता करते हैं। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ एग्स। जल में अगर अंडे दिए जाते हैं कोई खतरा नहीं होता, लेकिन जब स्थल पे अंडे दिए जाते हैं, अगर कोई जंतु स्थल पे आकर के एग लेइंग कर रहा है तो उनको कई प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों का मुकाबला करना पड़ता है, और उनमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वही है डेसिकेशन। तो यहाँ आने के पश्चात इनमें अनुकूलन हुआ। द फिशेज कॉमनली डिपॉजिट देयर अनप्रोटेक्टेड एग्स। असुरक्षित अंडों को वाटर में डिपॉजिट कर रही थी। वेयर दे हैच, वहीं अंडों के अंदर हैचिंग यानी अंडे से एम्ब्रियो का बाहर निकलना या अंडों का फूटना हैचिंग या प्रस्फोटन कहलाता है। लैंड लिविंग एनिमल मस्ट आइदर गो बैक। लैंड लिविंग एनिमल्स के लिए, बेचारों के लिए समस्या पैदा हो गई। अंडे देने के लिए उनको बार बार पानी वाले सोर्स की खोजबीन करनी पड़ रही थी, या खोजबीन करनी पड़ी, अंडे कहाँ दें। लैंड लिविंग एनिमल्स मस्ट आइदर या तो गो बैक टू दी वाटर टू रिप्रोड्यूस, और दे मस्ट डेवलप मेथड फॉर प्रोटेक्टिंग द एग ऑन द लैंड। या तो जल में जाकर के अंडे दें, या ये कोई प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म यानी कवच जैसी संरचना अंडों के चारों तरफ डेवलप करें। The amphibians made several great advances in their adaptation to life on the land. एम्फीबियंस ने अपने जीवन में कई प्रकार के बहुत एडवांसेज, ग्रेट एडवांसेज और कई प्रकार के अनुकूलन पैदा किए, या इनमें अनुकूलनताएं विकसित हुई। बट दे नेवर सॉल्व्ड द प्रॉब्लम ऑफ रिप्रोड्यूसिंग देमसेल्व्स अवे फ्रॉम द मॉइस्चर। लेकिन फिर भी इनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये बढ़ी कि नमी वाले क्षेत्र के अलावा अंडे ये नहीं दे सकते, इसलिए नमी रहना इनके लिए आवश्यक बन गया। कॉन्सिक्वेंटली यानी
इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? दीज एनिमल्स थ्रू आउट देयर हिस्ट्री हैव बीन फोर्स्ड टू रिटर्न टू द वाटर। अपने पूर्ण इतिहास के अंदर बार बार ये जंतु क्या स्थल पे तो आ गए, लेकिन बार बार कहाँ जाने चाहते थे? एक्वेटिक नेचर में, चाहे वो कैसा भी हो। आर अमंग सम स्पेशलाइज्ड फॉर्म्स टू मॉइस्ट प्लेसेस, या नमी वाले क्षेत्र में, या जलीय वाले, चाहे तालाब हो या पौंड हो, चाहे रिवर हो, चाहे लेक हो, चाहे स्ट्रीम हो, वहां टू ले देयर एग्स, अंडे देने के लिए। एज रिप्रोडक्शन इज एक्वेटिक, क्लिडोइक एग नॉट डेवलप इन एम्फीबिया। क्लिडोइक एग जिसमें योग की मात्रा अत्यधिक होती है, और ये क्लिडोइक एग आपको पता है किस में पाए जाते हैं? जो पूर्णतः टेरेस्ट्रियल होते हैं, या एरियल एडेप्टेशन जिनमें पाए जाते हैं, एरियल एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर पाए जाते हैं। योग की मात्रा अत्यधिक होती है, और इनमें साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी भी या डिग्री भी ज़्यादा होती है। क्लिडोइक एग इनमें तो मिजोलेसिथेलाइक पाए जाते हैं, क्लिडोइक एग एम्फीबिया में नहीं पाए जाते हैं। टेडपोल्स लिव्स इन वाटर, इनके जो लार्वा या टेडपोल्स जो थे वो आराम से पानी में रहने के लिए अनुकूलित हो गए। क्लिडोइक एग हैविंग सफिशिएंट वाटर फॉर डेवलपमेंट, इनमें सफिशिएंट वाटर, जल की पर्याप्त मात्रा डेवलपमेंट के लिए क्लिडोइक एग में उपस्थित होती है। इन एम्फीबियंस डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन वाटर। एम्फीबियंस का डेवलपमेंट आपको पता है, अंडे पानी में देता है, वापस जाकर के, चाहे स्थल पे आ गया होगा, लेकिन वापस जाकर के अंडे वाटर सोर्स में जाकर के अंडे देता है, और अंडों की हैचिंग भी वहीं होती है, और उन्हीं से लार्वा निकलता है जो पानी में रहने के लिए अडेप्टेड होता है। उसके बाद में मेटामॉर्फोसिस द्वारा कायांतरित होकर के ये वयस्क में बदलता है। प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है, बट ध्यान रखना प्रोग्रेसिव नेचर का। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन वाटर, सो क्लिडोइक एग्स या एग इज नॉट प्रेजेंट, इसलिए क्लिडोइक एग इनमें नहीं पाए जाते। इन बर्ड्स या रेप्टाइल्स, इन बर्ड्स द एग इज क्लिडोइक, या एग आर क्लिडोइक्स, यानी रेप्टिलियंस या सरीसृपों में या पक्षियों में क्लिडोइक एग्स पाए जाते हैं। क्लिडोइक एग की स्ट्रक्चर, इसकी पूरी की पूरी संरचना और डेवलपमेंट, और इससे होने वाला आगे जो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है, वो भी एमएससी में डेवलपमेंटल बायोलॉजी में महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रिय साथियों, आपके ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार नहीं 2 बार सुनिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे से या मेरे से संपर्क कीजिए, और जो वीडियो नियमित रूप से वॉच कर रहे हैं उनको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।